जब आप हिंदी की बात करते हैं तो हम्म। हम सीधे हिंदी की वो बात कर देते हैं जो आप हिंदी बोल रहे हैं भारत में। जो मैं और जिस हिंदी में मैं और आप बात कर रहे हैं, हम केवल उस हिंदी की शायद बात कर रहे हैं। लेकिन दुनिया में जब हिंदी का मतलब जो विदेशों में हिंदी आई, वह हिंदी मूलतः तो स्थापित हुई गिरमिटिया देशों में, जो लोग यहाँ मजदूर के रूप में गए। फिजी है, मॉरिशस है, सुरिनाम है, ट्रिनिडाड है, गयाना है। इन देशों में जो हिंदी गई, जो रामायण के साथ गई, जो बिहार की भोजपुरी के साथ अवधी भोजपुरी या हमारे बहुत सारे दूसरे प्रांतों से जो लेकर लोग हिंदी गई, वास्तव में हिंदी तो उनके कारण स्थापित हुई विदेशों में। उसके बाद जो दूसरी हिंदी और हिंदी का जो विकास हुआ, वो एक ये मानना पड़ेगा कि उसमें अंग्रेजों का भी एक योगदान रहा। 7:30 बज चुके हैं और एक नई पर्सनैलिटी के साथ एक बार फिर से मैं हूं इंदु पांडे आपके पास। तो कोरोना टाइम जब से शुरू हुआ है, नई नई चीजें हम सब ने सीखी हैं और हम सबको एक नया अलग तरह का अनुभव हुआ है। और इसी जिन्होंने बहुत काम किया ऑनलाइन, उन्हीं में से एक हैं राकेश पांडे, जिनको मैंने अभी इनवाइट भेज दिया है। थोड़ी देर में वो होंगे हमारे साथ लाइव और उनसे हम जानेंगे कि ये जो देश विदेश में हिंदी है। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि जो कोरोना टाइम था, उसका मैं आपको ये कहूंगी कि आपने बहुत ही भरपूर उसका जिसको कहना चाहिए सदुपयोग किया है। जी। क्योंकि मैंने आपकी जितनी गोष्ठियां थी सब देखी, कई सारी सुनी भी। और शुरू शुरू की बात है कि वो मतलब उनको सुनना टाइम पास तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन इतना ज्यादा ज्ञानवर्धक रहा कि हिंदुस्तान के बाहर जो हिंदी है उसके बारे में मतलब बहुत सारी और नई नई चीजें हम लोगों को सीखने को मिली। तो ये जो सिलसिला है वो कैसे शुरू हुआ सर? देखिए, जो हिंदी है वह एक हमारी एक संस्कृति है और भाषा प्रेम। देखिए, हिंदी के साथ एक बहुत जो हम आप सभी जो एक जुड़ाव महसूस करते हैं, हाँ। वह है जैसे विदेशों में एक भाषा के साथ एक रोजगार जुड़ा हुआ है। हमारे देश में भाषा के साथ रोजगार का संबंध उतना नहीं है। यह एक भावनात्मक संबंध है, मुझे लगता है, जो हमारे देश में हम लोगों के बीच में हम समझते हैं। तो वो एक अंदर से आग आती है कि नहीं, कुछ करना चाहिए। तो जो आपने कहा कि हिंदी को लेकर, तो उन तमाम देशों में उसी प्रकार के विचार के जो लोग रहते हैं, क्योंकि हिंदी जो है विदेशों में भी रोजगार की भाषा नहीं है। तो वहां भी जिनके मन में हिंदी को लेकर आग रहती है, जिनके मन में विचार रहता है कि नहीं नहीं इसके लिए कुछ करना चाहिए, हमारी संस्कृति है, हमारा साहित्य है, उन लोगों के साथ मिलकर ऐसी फिर गोष्ठियां बनती हैं, उनके साथ ऐसे विचार बनते हैं, फिर ऐसी परिचर्चाएं बनती हैं। फिर उसमें कहीं ना कहीं पे इतिहास में जो हो चुका है और जो भविष्य में होना चाहिए, उसको खंगाला जाता है, तब ऐसी गोष्ठियां बनती हैं। तो हिंदी हिंदुस्तान के बाहर आपने, हम सब हिंदुस्तान के अंदर की हिंदी सुन रहे हैं और देख रहे हैं। तो वो पूरा जो आपका अनुभव रहा, आपने फिजी देश जैसे देशों की यात्रा भी की है, वो कैसा रहा? देखिए, मैं आपने ना बहुत एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया। जितने पहले आपको ना हिंदी को समझना होगा कि हिंदी क्या है। हम जब आप हिंदी की बात करते हैं तो हम्म। हम सीधे हिंदी की वो बात कर देते हैं जो आप हिंदी बोल रहे हैं भारत में। जो मैं और जिस हिंदी में मैं और आप बात कर रहे हैं, हम केवल उस हिंदी की शायद बात कर रहे हैं। लेकिन दुनिया में जब हिंदी का मतलब जो विदेशों में हिंदी आई, वह हिंदी मूलतः तो स्थापित हुई गिरमिटिया देशों में, जो लोग यहाँ मजदूर के रूप में गए। फिजी है, मॉरिशस है, सुरिनाम है, ट्रिनिडाड है, गयाना है। इन देशों में जो हिंदी गई, जो रामायण के साथ गई, जो बिहार की भोजपुरी के साथ अवधी भोजपुरी या हमारे बहुत सारे दूसरे प्रांतों से जो लेकर लोग हिंदी गई, वास्तव में हिंदी तो उनके कारण स्थापित हुई विदेशों में। उसके बाद जो दूसरी हिंदी और हिंदी का जो विकास हुआ, वो एक ये मानना पड़ेगा कि उसमें अंग्रेजों का भी एक योगदान रहा। इसको जी। आप नकार नहीं सकते हैं आजादी के समय पे, क्योंकि जो उसमें पे बहुत सारे व्याकरण बने, बहुत सारे, क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो वह व्यापार करने आई थी। तो व्यापार तब तक नहीं कर सकती थी जब तक यहाँ की वो भाषा को न जाने। तो इस प्रकार बहुत सारे लोगों ने हिंदी को लेकर शोध किए, जिसका फिर वो हिंदुस्तानी ग्रंथ बना। तो उसके बाद जो खड़ी बोली जो आज की, वो तो फिर हमारी जो एक होते होते परिष्कृत होते होते आज जो हम भाषा बोल रहे हैं, जिसमें कि हिंदी के नाम पर उसमें हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, बहुत सारे शब्द भी आज की हम हिंदी की बात कर रहे हैं। लेकिन जो विदेशों की आपने हिंदी की बात की, तो वहां पर तो हमारी जो बोलियां गई थी मूलतः, जी। वो गई, वो उस हिंदी से हमारी हिंदी बनी है। और जो वह हिंदी है
जिसको सूरीनाम में सरनामी कहते हैं, फिजी में फिजी बात कहते हैं। तो वह हिंदी तो हमारी रामायण में से, हमारी उसमें से निकली हुई हिंदी है, जो कि खड़ी हिंदी को हम ला रहे हैं। मतलब ये भी समझना होगा, जो हमारे अध्यापक पढ़ाने जाते हैं वह उनको बताते हैं कि आपकी हिंदी मतलब राजभाषा की हिंदी ये है, जबकि उनकी मौलिक हिंदी वह हिंदी है जो हमारे गांव में बोली जाती है। जी ये जी एक जी। अंतर समझना होगा। जैसे जैसे एक सूरी नाम के हरि साहू, अब तो नहीं है, उनकी कविता है, उसमें है कि हम तोके का बोली, हम तोके का बोली, हम बोली बोली की भाषा बोली, अवधि की भोजपुरी। और अंत में लिखते हैं, अपन भाषा में एक बात बोली, हमें तो से हमें बहुत है प्यार, महतारी हमार, सरनामी हमार, सरनामी हमार। मतलब जो उनकी सरनामी है वह हमारी अवधि और भोजपुरी है। तो उन भाषाओं में, उन देशों में जो भाषा का विकास हुआ, वह हमारी जो है ये बोलियां थी, ये जो भाषाएं थी, उनके कारण हुआ, जो वो हमारी संस्कृति और भाषा लेकर उन देशों में गए। तो इसलिए हमारी उस हिंदी का विकास, जैसे हमारे त्योहार हैं, जैसे मैं जी अभी आपका एक देख रहा था, आपने मुझे बताया इंस्टाग्राम पे, जैसे आपने कजरी पे, मैं देख रहा था आपने कजरी पे बात की। अब आपको ये संयोग से कि मेरी अभी एक अवधि को एक किताब अभी कजरी पे कुछ दिन पहले आई, तो अब उसमें मैंने फिजी में बात की और सूरीनाम में बात की कजरी को लेकर। मैंने कहा भी आपके यहाँ भी जब लोग गए, तो चूंकि ये लोक संस्कृति तो साथ साथ गई यहाँ पर, तो भाषा भी गई, तो वहां पे आपने क्या करा? तो मतलब मुझे बहुत ही एक जिसको कहते हैं कि मैं चकित रह गया, क्योंकि ये सब लोकगीत तो उसी प्रकार बन जाते हैं जैसे जो लोग जाते हैं। तो अब वहां की भाषा में, अब देखिए संयोग है कि मैंने वो देखा, और मैं अगर मैं अभी आपको आज्ञा दें तो मैं आपको एक सूरी नाम से, मतलब जो उन्होंने लोकगीत रचा, देखिए ये मतलब मौलिक है, मतलब ये कहीं पे उनके जो जो उनके संकट था भाषा का, संस्कृति जी। का, उनके ऊपर जो अत्याचार थे, उस पर मुझे भेजा है सुनीता नारायण जी, जो इंग्लिश में रहती हैं वहां पर न्यूजीलैंड में। अच्छा, दूसरी बात देखिए कि जितना ये डायस्पोरा था, ये सारा पुनः विस्थापित हो गया। जैसे कैसे, जैसे कि पहले यहाँ से लोग सूरीनाम गए, तो सूरीनाम के ज्यादा लोग, उसकी जो अगली पीढ़ी है वो जाके हॉलैंड में, एम्स्टर्डम में इधर रहने लग गए, उनके बच्चे, बहुत लोगों के बच्चे लंदन में आ गए। ऐसे ऐसे न्यूजीलैंड वाले हैं, फिजी से न्यूजीलैंड आए और फिर जाके ऑस्ट्रेलिया में बसने लग गए। तो जो जी उनकी अगली पीढ़ी भारतीय है वो भी जाकर आगे तुझे वहां की उन्होंने मुझे भेजा, तो मैं उसको आपसे साझा करना चाहता हूँ कि बिल्कुल। आए सरदार, आए सरदार। इस भाव को समझिएगा, तब आपको भाषा का भी एक भाव मिलेगा कि मतलब जब लोग यहाँ से भाषा लेकर बाहर गए तो उन्होंने क्या रचा। आए सरदार, काम भय भारी, किलबिल करे दरोगा, सांझ के ठोके केवाड़ी, नींद के मारे व्याकुल हो गए, दैबे हजारन गारी। आए सरदार, काम भय भारी। मतलब जब काम पे बुलाने आए दरबार, उसको जो सो रहे थे, जो दरोगा बुलाने आया उस समय भी जो खेत में काम करने के लिए, उसने अपना वह भाव व्यक्त किया है कि आए सरदार, काम भय भारी, किलबिल करे दरोगा। जो हमारे गांव में किलबिल क्यों कहते हैं ना, कि किलबिल करे दरोगा, सांझ के ठोके केवाड़ी, नींद के मारे व्याकुल हो गए, दैबे हजारन गारी। आए सरदार, काम भय भारी, हाथ में कनक कुदाली, बगल में कटनी दाबे, हे रामा बगल में कटनी दाबे, आगे चले दरोगा, पीछे से नर नारी। आए सरदार, काम भय भारी। आगे है, निहुरे निहुरे। देखिए शब्द देखिए, जो बिल्कुल निहुरे निहुरे शब्द जो है, मैं भाषा पे आप दोष दीजिएगा क्योंकि आपने भाषा की बात की है, जी ये वहां लिखा गया कि निहुरे निहुरे घास कटावे, काटी न जाए कटारी, आंगन ऐसे चिक्कन मांगे। अब चिक्कन शब्द जो है, जो हमारे बिल्कुल ठेठ गाँव में कि चिकना, बिल्कुल मतलब आंगन ऐसे चिक्कन मांगे, गुरु कहाँ है ये भारी। आए सरदार, काम है भारी। और अंत में, 4 महीना काम करावे, 4 महीना काम करावे, छठवें देत उधारी, छठवें देत उधारी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, दास केवल हारी। देखिए भाव देखिए, दास तो केवल हारता ही है, दास केवल हारी हारी। आए सरदार, काम भय भारी। और अंत में लिखता है, सुनो सिया रामचंद्र की जय। वो कैसे समाप्त कर देता है। तो वो इस रचना से आपको भाषा, आपको यहाँ का भाव और संस्कृति, तीनों चीजें इसमें आपको प्रचलित दिख रही हैं कि जब यहाँ से लोग गए तो वो कोई लिखित साहित्य कम लेकर गए, वो यहाँ से जो उनकी स्मृतियों में था वो उसको लेकर गए, और वहां पर विदेशों में भाषा का जो निर्माण हुआ वो वहां से हो। जैसे अब उसका सबसे बड़ा उदाहरण है मुंशी रहमान खान। मुंशी जी रहमान खान
लखनऊ के बाद पास हमीरपुर के रहने वाले थे वो। और वो रामायण के बहुत प्रेमी थे। वो कानपुर गए रामायण देखने। जब वो हम्म। वहां पर रामायण देखने गए तो उनको ये अरकटिया जो मजदूर थे ये मिल गए, और उनको वो ले गए सूरीनाम। तो वहां पर उन्होंने वो पढ़े लिखे थे थोड़ा सा। तो जब उनको लगा कि हम यहाँ फंस गए हैं, तो उन्होंने क्या किया कि हिंदू दोस्तों के लिए तो हिंदू में जैसे रामायण की चौपाइयां हैं, और उसी तरह उन्होंने मुसलमानों के लिए भी जो है कि अपनी तुलसीदास की चौपाइयों के हिसाब से उन्होंने अपने मुसलमान भाइयों के लिए लिखा कि तो कुदरत रब अपनी प्रकट न करत जहान, नूर की उत्पत्ति भई यह रब की शान, यह नूर नूर रसूल का तो करऊं संक्षेप बखान, जिया इल रसूल में जोन भयु संवाद। इस प्रकार लंबा है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भाषा यहाँ से वहां गई, यही भाषा वहां में विकसित हुई, जिसका आज आप जो है जो अलग रूप देख रहे हैं, और आज को थोड़ा सा आप खड़ी बोली में देख रहे हैं। लेकिन जो भाषा का मौलिक रूप था, जो हमारी बोलियां थी, जो हमारे क्षेत्र में बोली जाती थी, अवधी है, भोजपुरी है, ब्रज है, जिन जिन लोग क्षेत्रों से लोग गए, वह भी उसी रूप में सब मिलकर भाषा बनी वहां पर। क्या बात है। और अगर हम बात करें प्रवासी संसार की, जिसके आप संपादक हैं, तो जी जी एक जी। बार उसके बारे में थोड़ा बताइए हमको। देखिए, प्रवासी संसार का तो मैं लगभग 2002 में मैं पहली बार मॉरिशस गया था। तो तब मैं, सच्ची बात यह है कि मैं मतलब मॉरिशस एक पर्यटक के रूप में इसको कहते हैं, एक हिंदी का कुछ लोग जा रहे थे तो मैं भी गया। तो जैसे एक सामान्य कोई लिखने पढ़ने वाला जाता है कि हम लौटेंगे, घूमेंगे, कुछ लिख लेंगे। लेकिन जब वहां पे गया तो मैं वो वहां से परिचित जब होना आरंभ हुआ, तो उनके इतिहास के बारे में जब जानने लगा, तो रुचि और बढ़ती गई। वहां पर उस समय, अब तो बल्कि कम है, देखिए हर जगह पे थोड़ा सा विकास के साथ साथ बहुत चीजें पुरानी मिटती हैं। उस समय पे उनके गन्ने के खेतों में बहुत बड़े बड़े पत्थरों के मतलब चट्टान पहाड़ बना के रखे हुए थे उन लोगों ने। तो जब हम घूम रहे थे तो मैंने जिज्ञासा से पूछा, मैंने कहा हर खेत में आपको ये पत्थरों की ये अपना में चट्टान लगाकर पहाड़ सा, ऐसे पहाड़ सा बना के रखा हुआ है। तो बताया कि इन जो लोग हैं, इन्होंने अपने पूर्वजों की स्मृतियों में इन पत्थरों को फेंका नहीं है, और यही पत्थर जो है इन खेतों से निकले हैं, और ये यही इनको खोद कर इन मजदूरों के पूर्वजों ने इनको रखा हुआ है। और इन्होंने ये स्मृति जो है, ये एक स्वरूप की, हमारे पूर्वजों ने जिनको झूठ बोला गया था कि पत्थर खोदेंगे तो सोना निकलेगा, ये वही पत्थर है ये। और उसका अच्छा। उन्होंने तो बड़ा अंदर से ना एक मतलब बहुत एक भाव इसको कहते हैं जागृत हो कि देखिए, इन्होंने 1834 के बाद से लेकर आज तक 150 पौने 200 वर्षों तक इन्होंने उस चीज को इस तरह खेतों में सहेज के रखा है। तो फिर जब और फिर मेरी संयोग से मुलाकात अभिमन्यु अनंत जी से हुई। उन्होंने मुझे लाल पसीना अपनी कुछ पुस्तकें भेंट की। तो जब पढ़ा तो मुझे लगा कि जो जो साहित्य हम लोग भारत में सामान्यतः पढ़ते हैं वर्तमान में, ये उससे बिल्कुल भी इतनी मतलब प्रवासी का, देखिए जो लंदन ब्रिटेन का साहित्य है, और वो तो उसमें तो क्योंकि लोग अपनी मर्जी से जाते हैं, उसमें बड़ी आधुनिक कथाएं हैं, उसमें क्लब हैं, उसमें एक अलग समाज की कहानियां हैं। लेकिन जब आप मौलिक रूप से, जब इनके जो हमारे जिनसे प्रवासी शब्द की उत्पत्ति, जिनके हम संघर्ष से हमने सांस्कृतिक जुड़ाव आज भी है, जब उनकी आप गहर जाते हैं कथाओं में, तो आपको एक बहुत अथाह जिसमें पीड़ा है, संघर्ष है, और एक मतलब एक मनुष्य अपने अस्तित्व के लिए कैसे कैसे संघर्ष करता है अपने एक जमीन को, भूमि को छोड़ने के बाद, वह सारा उस साहित्य में दिखाई पड़ता है। फिर मुझे लगा कि एक इस प्रकार की बनारसी दास चतुर्वेदी जी के बाद कोई पत्रिका नहीं निकली थी, उन्होंने प्रवासी निकाली थी। तो मुझे वो बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने मुझे प्रभावित किया। फिर मैंने जो है उनकी प्रवासी थी, तो फिर मैंने प्रवासी संसार इसलिए, बल्कि ये भी आपका बड़ा बाजी प्रश्न है, मुझे तमाम लोगों ने उस समय टोका कि ये प्रवासी संसार क्या है। तो जब मैंने RNI का जब मैं टाइटल उसमें मैंने पंजीकरण करने के लिए अप्लाई किया, तो बहुत लोगों ने इस पे भी प्रश्न उठाया कि आप पत्रिका के लिए कोई बहुत सुंदर आप टाइटल रख सकते हैं, ये प्रवासी संसार क्या है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उसमें इस शब्द की भी स्वीकार्यता इतनी नहीं थी, लोग नहीं जानते थे कि। फिर उसके बाद में जब ये हो गया आपके अटल जी ने शुरू किया प्रवासी हाँ। भारतीय दिवस, तो फिर प्रवासी शब्द का बहुत विस्तृत रूप से प्रचार हो गया। तो जी। वो एक इस प्रकार से फिर वहां से प्रभावित होकर मैंने ये पत्रिका, फिर 7वें विश्व हिंदी सम्मेलन सुरीनाम से मैंने इसका आरंभ किया 2003 में। तो आज के मतलब कहाँ है वो पत्रिका, मतलब अगर जैसे हम सब उसको पढ़ना चाहें तो? अभी कोरोना काल में चूंकि मैं ही उसका सब कर रहा था, तो कोरोना काल में थोड़ा सा
हमारे चूंकि तो इसमें अब दुखद समाचार है कि पिताजी चले गए, बड़े बाबूजी चले गए, इस परिस्थितियों में थोड़ा सा रुका हुआ है। लेकिन शीघ्र ही मैंने एक योजना ये बनाई कि अभी तक मैं इसको अकेले करता रहा सब कुछ। अब मैंने ये एक उसको मैंने प्रवाही संसार फाउंडेशन मैंने अभी एक पंजीकृत कराया है। मुझे लगता है अब काम जो है मेरे अकेले की बजाय ये संस्थागत होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास ईश्वर की कृपा से इतना 20 सालों में बहुत सारी सामग्री इकट्ठी हुई है, बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास। बहुत सारे स्रोत छात्र मुझे फोन करते हैं जो डायस्पोरा पे या प्रवासी साहित्य पर जो शोध कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो मैंने इतने सालों में ये एक साहित्य को मैंने इकट्ठा किया है, प्राप्त किया है, ये उनके शोध के बच्चों के साथ साथ धीरे धीरे काम आए। तो मैं एक नई टीम गठित कर रहा हूँ जिनके माध्यम से ये पत्रिका निकलती तो रही है, अभी फिर ये अंक आने वाला है, आएगा। लेकिन यह है कि जी। वो एक बीच कोरोना काल एक बाधा रहा ये। तो वैसे तो 10वां फाउंडेशन। जब 10वां उसका हुआ वर्ष, तो हमने लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हमने उसका सेन जी के साथ हमने उसका 10 वर्ष पूरा होने पूरा उत्सव मनाया। 3 दिन लंदन के पार्लियामेंट में उसका उद्घाटन किया हमने। इस प्रकार जी। सब बहुत अच्छी यादें हैं। तो फाउंडेशन और क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड करेगा जो आपने बताया? हाँ, हम फाउंडेशन के माध्यम से ये चाहते हैं कि एक तो जो देखिए तो इसमें प्रवासी जो एक साहित्य है, उसमें 2 तरह के लोग हैं। देखिए, एक तो है जैसे वर्तमान में जो लोग लंदन में हैं, हमारे जी हैं, बहुत सारे मित्र हैं, अमेरिका में है, इस प्रकार अलग देशों में है। उनका जो प्रवासी साहित्य है, तो वह तो आज के समय में सबके सामने आ ही रहा है। चूंकि संचार माध्यम है, फेसबुक है, हर व्यक्ति अपनी पत्रिका में छाप के उसको लगा देता है। लेकिन मुझे लगता है अभी जो काम मतलब जो पीछे छूट गया है, जो एक इन देशों में बहुत सारा, मैं जैसे फिजी गया, तो फिजी में मैं आपसे बहुत बहुत मतलब इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि मैं भी पहले ये जानता था कि अधिकतर लोग बिहार से गए। मतलब जब जब गिरमिटिया मजदूर की बात आती जी। है, जब अटल जी हम्म। ने शुरू किया तब ये बात आई। देखिए, मॉरिशस में बिहार दिवस मनाया जाने लगा। लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे जब काम करते करते ये एक रियलाइज हुआ कि इसमें तो अवध के लोग बहुत गए। जब मैं वो किताबों को पढ़ने लगा, जब मैंने उस इंसाइक्लोपीडिया को देखा, मैं उनके फिजिकल आर्काइव में गया, तो मैंने हम्म। जब मैंने प्रतिशत देखा, तो उसमें लगा कि जो चूंकि ये जो कलकत्ता के बाद जो सबसे बड़ा डिपो था वो फैजाबाद था, यहाँ पे अच्छा। जो गिरमिटियों को ले जाने का। तो जैसे जब लोग अकटिया इनको फुसलाकर लाते थे आसपास सुल्तानपुर प्रतापगढ़ जिलों से कहीं से, तो पहले इनको फैजाबाद लाते थे। अब जैसे अच्छा। हाँ, तो अभी कई अनेक हमारे ऐसे मित्र मिले, ऐसे परिचित हुए हम लोग कि जिनके जिले जो हैं, जैसे प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है। अभी सूरीनाम में एक दूतावास में हमारे मित्र काम करते थे, तो उन्होंने हमको बताया कि उनके कोई सज्जन है, वो प्रतापगढ़ को बिहार में बता रहे हैं। मैंने बताया तो उनको कहने लगे कि मैंने उनको बताया कि नहीं, प्रतापगढ़ बिहार में नहीं, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है। सुनीता नारायण जी जो है, तो कहने लगे कि उनके जो पूर्वज थे वो उनको उन्होंने जब खोजा अपने रूट्स को, तो वो निकला प्रतापगढ़, और उन्होंने जो गाड़ी पकड़ी थी, वो गाड़ी उन्होंने पकड़ी थी सुल्तानपुर स्टेशन से। अच्छा। हाँ, तो मतलब जो मुझे लगता है कि जो एक ये तथ्य है कि तो ये जो सब लोग बिहार से नहीं थे, तो मुझे लगता है जैसे उसके बाद जैसे पंडित कमला प्रसाद मिश्र हुए, जिनको कि राष्ट्रीय कवि कहा जाता है फिजी का, अब तो नहीं है दुनिया में, अब वो भी फैजाबाद के थे। वो आपके विवेकानंद शर्मा सुल्तानपुर के थे। सत्येंद्र नंदा जितने बड़े वहां के मंत्री लेखक हैं, वो भी सुल्तानपुर के। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि बस्ती गोंडा ये एक बहुत बड़ा जिला था जिसकी वर्तमान में आंकड़े उपलब्ध हैं, पहले नहीं थे। तो मुझे सही है। लगता है कि वो चीजें अब सामने आनी चाहिए। क्योंकि ये अब बड़ा, इससे क्या होगा कि जैसे बिहार के लोग जुड़े उन लोगों से, कि सबको कहा गया कि बिहार से, देखिए बिहार राज्य ने उनके साथ एक पूरा बिहार दिवस मनाया जाने लगा मॉरिशस में। लेकिन जब इसका दायरा बड़ा होगा, तो उस डायस्पोरा से, हमारे उन प्रवासी भाइयों से हमारे ये पूरे प्रदेश जुड़ेंगे, उत्तर प्रदेश जुड़ेगा, अयोध्या म्यांमार के लोग जुड़ेंगे। तो मुझे हम्म। लगता है कि अब इस तथ्य को, जो अवध डायस्पोरा था, मैंने इसके लिए उसको अवध डायस्पोरा कहा, कि जो अवध क्षेत्र का डायस्पोरा था, ये अनभिज्ञ है कि इनके लोग वहां से गए थे। अब जैसे जगन जी भी अयोध्या के बगल के थे, बस्ती के। और जो जो ये अभी जो ये अपने भरत जगदेव जो राष्ट्रपति हुए गयाना के, अब ये उस समय पर वो जिला शायद अमेठी था, रायबरेली था। अब वो अमेठी जिले में गांव आता है ठपरा इनका पुरवा। जो राष्ट्रपति थे बकायदा उन्होंने यात्रा की वहां की। अब वो जिला बिल्कुल इसमें शायद वो गांव इसमें वर्तमान में, मैं जहाँ तक मेरा ख्याल, वो अमेठी जिले में है वो। तो मैं ये उस माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि ये कितना क्षेत्र था
ये सारा ये इनके पूर्वज बहुत लोग यहाँ से गए, लेकिन उनकी जो पहचान है वो सबकी पहचान बिहारी के रूप में स्थापित हो गई। ये सब बिहार से गए थे। मुझे लगता है कि वर्तमान में जब हम काम कर रहे हैं और अब वर्तमान में टेक्नोलॉजी है, जैसे यहाँ पर जो कलकत्ता में जहाँ से लोग, जो भवानीपुर डिपो था, जहाँ पर बाद जी। में रवि वाला शायद मंत्री थे, तो वहां पर उसकी एक वो लगाया गया। जैसे बाबा माई का धाम सूरी नाम में है, जहाँ पर उनकी प्रतिमा लगाई गई है, वही प्रतिमा कहाँ, कलकत्ता में भवानीपुर, जो उनका जहाँ पे वो जाते स्थित थे, वहां पर लगाई गई है। लेकिन जी। भवानीपुर डिपो को बहुत लोग अभी भी नहीं जानते। यदि मैं बहुत लोगों से पूछी कि भवानीपुर डिपो कहाँ है हमारे कलकत्ता में, और आप बताइए हमारे पूर्वज वहां से गए इस तरह बिटिया बन के, तो हमने उन चीजों को बहुत विकसित नहीं किया, बहुत प्रचार नहीं किया। जबकि वहां से कुछ लोगों ने ये काम किया कि जो उनको वहां से टोकन मिलता था, उस टोकन पे ये लिखा होता था कि मतलब इनका नाम क्या है। अच्छा, नाम में क्या होता था कि वो बहुत पढ़े लिखे नहीं होते थे। किसी ने अपना नाम छोटकू बता दिया, किसी ने अपना बहुत शॉर्ट नाम बता दिया। अंग्रेज ने जाति लिखी, तो जाति का जो प्रोनाउंसिएशन था, जो उच्चारण था, वो ठीक नहीं लिखा। तो वो उसी टोकन के साथ उस देश में पहुंच गए। तो अच्छा। वो जो लोग परिचय थे बहुत सारे, उन लोगों के परिचय भी इसी प्रकार, जब आप इन देशों में इन लोगों को देखते होंगे, इनके नाम जो है, तो उनके नाम की जो स्पेलिंग है, वो हमारे नाम के स्पेलिंग के साथ, जो जैसे सीताहुल, तो अब जैसे हम लोग लिखेंगे उनके लिखेंगे, तो दोनों के उच्चारण में और बोलने की उसमें अंतर है। तो ये चीजें मुझे लगता है कि इन चीजों, जो आपने फाउंडेशन की बात की, मुझे लगता है यदि मुझे टीम मिलेगी, मैं चाहता हूं कि ये जो हमारा एक दबा हुआ खजाना है हमारे इतिहास का, मुझे लगता है कि जी। अभी शायद बाहर नहीं आया है, ये आना चाहिए। हमारे जो मित्र हैं प्रवासी, जो वर्तमान लेखक हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो हम कहीं बहुत बड़ी अपनी थाती छोड़ दे रहे हैं, और समय के साथ साथ धीरे धीरे नहीं कहीं खत्म ना हो जाए। क्योंकि हम ये भी महसूस करते हैं, जब हम इन देशों में जाते हैं, तो युवा पीढ़ी वो जुड़ाव नहीं रखती, या कहीं कहीं तो ये भी कहा जाता है कि हमको गिरमिटियाओं की संतान मत कहिए। गिरमिटिया शब्द, जैसे हमारे लिए गिरमिटिया एक श्रद्धा का भाव है कि हमारे उनके पूर्वज, हमारे पूर्वज वहां गए थे। लेकिन उनको बहुत को कई लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है कि भाई हमारे पूर्वज थे, अब हमको भी गिरमिटिया कहते हैं, कि हम गिरमिटिया की संतान क्यों हैं। तो इस प्रकार अच्छा। का जो भाव है, हाँ हाँ हाँ, ये बात कई बार उठी है मॉरिशस बहुत जगहों पर, कि हम गिरमिटिया नहीं है। तो हम तो अब जैसे मॉर्शियन हैं, है ना, हम फिजियन हैं, हम सरनामी हैं। लेकिन उनको जब समझाया जाता है कि भाई अगर आप हमारे भारत के लिए, तो आपका यही श्रद्धा का एक भाव है कि आप हमारे उन पूर्वजों की संतान हैं। यदि वो भाव ही बिल- दूर हो जाएगा, तो फिर हमारे लिए तो आपको कोई भाव ही नहीं है। तो इस बिल्कुल। प्रकार का बहुत सारा एक काम अभी होना बाकी है। मुझे लगता है कि हम लोग अपने रूट्स को, उनके रूट्स से जुड़े अभी। बिल्कुल। जैसे कि हम लोग जब घूमने जाते हैं तो फिजी की बात आती है या फिर मॉरिशस की बात आती है, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि वहाँ की जो हिंदी है उसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं इन देशों के। जी जी। देखिए, हिंदी का के सामने संकट, देखिए संकट वही जो भारत में संकट है। देख, भारत तो गंगोत्री है, हिंदी भी, हिंदी तो यहीं से जाएगी बाहर ना। अगर जी। आप मॉरिशस की, अब मॉरिशस में एक समय में जो ये हिंदी, अब इसको भी एक बड़ा दुखद प्रसंग है, जो हमारी बोलियों का अलगाव होना शुरू हुआ ना, कि भोजपुरी अलग है, हिंदी अलग है। तो जैसे हाँ, अब हाँ। पहले क्या था कि मेरे पास अभी वर्तमान में तत्काल सामने आंकड़े नहीं है, और आप इसको गूगल करके, जो उनका जो भाषाई सर्च, जो हर साल वो पॉपुलेशन के साथ जारी करते 10 साल में, अब मॉरिशस हाँ। के उसमें जाइएगा, पढ़ लीजिएगा। पहले टोटल है भाई इसमें उनकी आबादी में, मतलब जहां तक मैं याद है मुझे, कि 2.5 या 3 लाख लोग हिंदी वाले थे उसमें बोलने वाले। फिर क्या हुआ कि वहां पर वो भोजपुरी यूनियन बनी, भोजपुरी के लोग अलग हो गए। अब इसको आपको जान के दुख होगा कि वर्तमान जनसंख्या गणना के जो अभी पिछली हुई है, उसमें उनके अनुसार मात्र 7,000 उस देश में हिंदी बोलने वाले हैं। उनके अनुसार, मेरे अनुसार नहीं। और हिंदी अदर्स में आ चुकी है। भोजपुरी भी घट गई वहां पर, जो पहले ज्यादा थी वो भी कम हो गई। तो मतलब ये मैं, तो उससे क्या हुआ कि जब हमने अलग अलग उसमें ये सब लोग, कि हम तो बिहार से आए, हमारी भाषा ये है, तो हिंदी का जो संख्या बल था वह कम हो गया। और धीरे धीरे जो शिक्षण का, हिंदी, देखिए दूसरा बहुत बड़ा पहलू शिक्षण है। शिक्षण के मामले में हिंदी में कोई बच्चा हो, वह तभी शिक्षा लेगा जब उसको रोजगार सामने दिखाई पड़ेगा। तो वो समस्या भारत में भी है, और वो समस्या विदेश में भी है। तो जो हमारे पश्चिमी देश हैं, उनके बच्चे तो हिंदी इसलिए लेते हैं जो लेते हैं, क्योंकि कहीं वो दूतावास में नौकरी पा जाएंगे, कहीं अनुवादक बन जाएंगे, कहीं पे बहुभाषी बोलने वाले बन जाएंगे। लेकिन जो ये देश हैं, इसमें
जिसको लेक्चरर बनना होगा, जिसको किसी को कुछ नौकरी उस तरह करनी होगी, वो तो ले लेगा हिंदी। दूसरा, हिंदी क्यों लेगा? अच्छा, हमारे भारत में भी संकट है बच्चों के सामने यही, ये बिल्कुल अंग्रेजी बिल्कुल। मूल रोजगार, अंग्रेजी रोजगार से जुड़ी है, हिंदी रोजगार से नहीं जुड़ी है। ये संकट वहां का भी है और ये संकट यहाँ का भी है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अब जो भविष्य है, ये इस तरह के भाषा और जो हमारी आज की पीढ़ी है, इसको किस तरह से बताया जाए कि देखिए, एक वहां भी छोटा सा भारत है और वहां भी कल्चर है, वहां भी सारी चीजें हैं। क्योंकि ये पर्सनल इंटरेस्ट की बात हो जाती है, जब मैं जानना चाहूंगी तभी मैं पढ़ूंगी। लेकिन मैं छोटे छोटे मतलब यंग बच्चों को भी देखती हूँ, तो उनको कुछ इससे लेना देना नहीं है। तो नहीं शायद वो नहीं, भाषा बिल्कुल नहीं है। हमारे आपके बच्चे भी अंग्रेजी, जैसे हम अपनी बिटिया की बात करें, आपकी अपने बहुत मित्रों की, हिंदी बनने पढ़ने में उनको कठिनाई है, अंग्रेजी बहुत सारा फटाफट पढ़ते हैं वो, चूंकि बच्चे आज के इस प्रकार का वातावरण है, देखिए। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ अपनी बिटिया को, जैसे कि वो अवधि घर में, मैं हम अवधि भाषी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वह उनके सामने में बोलूं। चाहे शुरू शुरू में तो वो हंसते भी थे बच्चे, हम दिल्ली में रहते हैं तो ये होगा, तो लेकिन बच्चों को बोलने की प्रैक्टिस, हम जानते हैं कि आज इनको, जो बच्चे हैं अभी छोटे हैं, तो स्कूल में नहीं कोई बोलता, तो इनको लगता है मैं घर में ऐसी भाषा, थोड़ा सा उनको, लेकिन धीरे धीरे सब समझने लग गए, अब धीरे धीरे बच्चे बोलते भी हैं। तो मुझे लगता है कि ये ना पेरेंट्स का, जो हमारा, हम जो अभिभावक हैं, उनकी उनका उत्तरदायित्व है। दूसरी बात, जो देखिए, हिंदी तो भाव के साथ ही हमें जोड़ना पड़ेगा अपनी, जैसे हमारी, तभी पढ़ पाएंगे। और बच्चों को पढ़ने की अभिरुचि, जैसे बहुत सारी बाल पत्रिकाएं हैं, हम लोग अंग्रेजी की तो मंगा देते हैं बच्चों के लिए, हिंदी की नहीं मंगाते हैं। तो जैसे मैंने बाल भारती वगैरह, मैं बचपन से अपने घर में, जैसे हमारे घर में, जैसे हमारे लिए, मेरे लिए आती थी, मैंने वो पत्र पत्रिकाएं अपने बच्चों के लिए भी शुरू से लगा रखी हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं हमारा दायित्व है ये, कि बच्चे जब उनको कहीं ना कहीं रुचि होगी ना, तभी पढ़ेंगे। अब वो जितना स्कूल का पढ़ना है उतना तो उन्होंने पढ़ लिया अपने क्लास का। अब तो आप अगर ऑनलाइन देखें तो अब तो आपको, और जो हम लोग तो अब देख रहे हैं, जब ये लॉकडाउन हुआ, कि जो हिंदी की क्लास होती है, उनकी जो मैडम है वो हिंदी वाली, वो भी बीच में उस क्लास को अंग्रेजी में संचालित करती हैं। आप इसको आप बड़े स्कूल में की जो हिंदी की कक्षाएं होती हैं, तो उनको आप देख सकते हैं कि जो वो जो किस प्रकार से वो वहां पर उनको बोला जाता है। तो ये एक समस्या है, इसको जड़ तो माता पिता ही इसको दूर कर सकते हैं। दूसरा देखिए, जो विदेशों में, जैसे जहाँ पे एनआरआई हैं, तो हिंदी के साथ एक चीज ये जुड़ गई कि हिंदी धर्म की भाषा है। उन देशों में जैसे ना, जैसे मंदिर में जाएंगे, अब ट्रिनिडाद में जैसे स्कूल में तो हिंदी जहाँ पढ़ाई जाती है, कॉलेज में अलग बात है, लेकिन मंदिर में पढ़ाई जाती है। तो मुझको लगता है कि मंदिर में पढ़ाई ठीक है, भारतीय समाज के लिए पढ़ा रहे हैं, वो एक अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि उससे हिंदी का जिस स्तर का विकास होना चाहिए, वो नहीं होगा। तो भाषा से तो परिचित हो जाएंगे, वो लोग लिपि से परिचित नहीं हो पा रहे हैं, देवनागरी लिपि में, जैसे वहां रामायण जाती है। अब रामायण जो है वह यहाँ से रोमन लिपि में जाती है, तो अंग्रेजी में ही बांची जाती है वो। तो वो कहीं ना कहीं पे हम लोग धीरे 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 ये कट गए हैं। जैसे मैं ब्रिटेन में मैंने देखा, अब वो ब्रिटेन में वहां पर शायद बर्मिंघम में था, माता का मंदिर है, उसमें देखा मैंने, वो शिक्षण हो रहा है वहाँ। लेकिन वो शिक्षण का एक बहुत इतना है कि आप अपने बच्चों को केवल संस्कार देना चाहते हैं। उनके माँ बाप अपने बच्चों के प्रति भय रखते हैं कहीं बिगड़ न जाएं, तो क्या करते हैं कि हिंदी के कैलेंडर टांग देंगे, वो बच्चों को मंदिर लेकर जाएंगे। तो बच्चों, वो एक भाव यह नहीं है कि वो भाषा से जुड़े, वो भय से जुड़ रहे हैं। भय के कारण ये कि कहीं हमारे बच्चे बिगड़ ना जाएं, पश्चिमी सभ्यता में ना एकदम डूब जाएं। तो बच्चों को उस संस्कार से बचाने के लिए इस भाषा से जोड़ते हैं, हिंदी से, कि भाई तो जी कैसे पैर छुआ जाता है, कैसे नमस्ते की जाती है। तो वो एक भाषा वहां पर यह भी कार्य कर रही है। इसलिए बहुत जगह पर बोलने वाली हिंदी अभी बची हुई है, भले लिख ना पाए, लेकिन बच्चे बोल लेते हैं उनके। जैसे राजभाषा के कैलेंडर है, हम लोग भले ना लगाएं, मैंने न्यू जर्सी में देखा, एक सज्जन अपने घर में राजभाषा का कैलेंडर लगाए हुए थे, तो मैंने कहा इसको तो भारत में भी प्राय लोग सरकारी कैलेंडर है, कि भाई साहब अपने बच्चे को हम प्रेरित करते हैं कि ये जो है, ताकि ये की हिंदी हमें बोलनी चाहिए। तो मुझे देखे लगा कि ये अपने न्यू जर्सी में के सामने संकट है ये, कि भले वो संस्कार देने का, नहीं तो बच्चे सब बिल्कुल। अंग्रेजी बोलते हैं। तो राकेश जी, मैं तो यही चाहूंगी कि जो फाउंडेशन के बारे में आपने सोचा है, बहुत ब्राइट लग रहा है अभी तो मुझे। तो जी। उसके बारे में आप इस तरह सतत काम करते रहिए और प्रवासी संसार दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करता रहे। क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है ना जिसपे आप काम कर रहे हैं, कि बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि इस पे काम भी किया जा सकता है। हाँ, वो नहीं, बहुत पूरा होगा। देखिए, इसमें हमें ना महात्मा गांधी से सीखना चाहिए। मेरा देखिए, मेरा जो और दूसरा एक लगाव भी छोड़, जब
आप गांधी जी को पढ़ते हैं, तो वो गांधी जी भी प्रवासी थे जब वो वहां गए दक्षिण अफ्रीका। तो उन्होंने 4 भाषाओं में अपना इंडियन ओपिनियन निकाला, है ना। जबकि अच्छा। गांधी जी की हिंदी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन गांधी जी का ये भाषा प्रेम था कि गांधी जी ने अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और एक उसमें गुजराती में मेरे ख्याल इंडियन ओपिनियन जो निकला है, मेरे ख्याल हम्म। मतलब अगर मैं थोड़ा गलत नहीं हो रहा हूँ, 4 भाषाओं में निकाला उन्होंने। तो उसमें तो गांधी जी ने अगर मतलब, और आज इतने बड़े बड़े अरबपति खरबपति प्रवासी हैं, कोई एक अखबार नहीं निकाल सकता है विदेश में रहकर उस तरह का। मतलब मैं जब दक्षिण अफ्रीका गया तो मैं वहां पे गया जहाँ पे डरबन में उनका वो आश्रम है, और देखा कि गांधी जी की जहाँ प्रेस चलाते थे। तो वो आज गांधी जी उस जमाने में 4 4 भाषाओं के अखबार निकाल दिया करते थे। और बहुत और आज हमारे पास इतने बड़े बड़े उद्योगपति हैं विदेशों में, जिनके ऊपर हमारे सरकारें इतना केंद्रित हैं और उनके गुणगान होता है। लेकिन भाषा और संस्कृति के बचाने का मुझे लगता है उनका भी दायित्व है। उनको भी गांधी का नाम तो लेते हैं कि गांधी प्रवासी थे, लेकिन उससे ये शिक्षा लेनी चाहिए कि गांधी ने किस प्रकार हमारे साहित्य को वहां पर, हमारी संस्कृति को, तो हमारे कल्चर को किस प्रकार वहां पर उन्होंने बचाया। तो गांधी बहुत बड़ा एक इसमें हमारे आदर्श हैं प्रवासियों के काम में भी। क्योंकि वेरी बनारसी दास नाइस। चतुर्वेदी, जी हाँ, जब जब कांग्रेस देश आजाद नहीं था, तो बनारसी दास चतुर्वेदी जी के माध्यम से नेहरू जी को, और आपके वो एक मतलब उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशनों में भेजा, तोताराम सनाडे जिनकी है कि फिजी मेरे 21 वर्ष। तो इस प्रकार गांधी बहुत बड़े मतलब प्रेरणा के स्रोत है, जिनको ये काम करें, उनके प्रवासियों के पत्र हैं के लिए उनके पास उन्होंने पत्र लिखे कि अपनी अपनी संस्कृति का ख्याल रखें, अपनी भाषा का ख्याल रखें। गांधी जी मॉरिशस गए तो उन्होंने भी यही उनको शिक्षा दी कि भाई अपने बच्चों को आप पढ़ाइए, राजनीति में भाग लीजिए। तो जी जी। प्रवासी के कार्य के लिए गांधी जी भी एक प्रेरणा के स्रोत हैं। तो चलिए, आपकी प्रेरणा और आपका ये काम इसी तरह चलता रहे, और हम लोग बीच बीच में बात करके इसकी अलग जगाते रहे कि देखिए जी, और भी जहां है हिंदी का। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा जहां है। और बस इसमें एक चीज का ध्यान नहीं, हम लोगों को, हमारी जो वर्तमान सरकारें हैं, हमारे जो लोग हैं, क्योंकि हिंदी के सामने कोई संकट नहीं। संकट केवल इतना है कि युवा पीढ़ी जुड़े, और जहां जहां विश्व में हिंदी पढ़ाई जा रही है, वहां पर केवल एक संकट इसलिए आता है कि वहां पर जब उनको छात्र नहीं मिलते हैं। इसलिए हमारा जो एक तभी हम सफल होंगे जब उन स्कूलों में, उन कॉलेजों में उनको हिंदी के लिए छात्र मिले। और छात्र तब मिलेंगे जब हिंदी से उनको कुछ ना कुछ लगेगा कि हम को कुछ प्राप्ति होगी, क्योंकि सबके लिए रोजगार की समस्या है। तो मुझे लगता है, मैं आशा करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारी हिंदी भी इसी प्रकार जो है इतनी समृद्ध हो कि लोग वो हिंदी को पढ़ने के लिए दौड़े, उसमें लाइन लगे। क्या बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छा लगा आपकी बात सुनना। असल में मतलब मेरे लिए भी बहुत ज्ञानवर्धक है ये एक्चुअली। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सर।